सभी मित्रों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमने DSC 8 की इकाई 1 भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित नाटक है उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया था। आज हम DSC 8 हिंदी नाटक एवं एकांकी इकाई 2 ध्रुव स्वामिनी, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है, उसको पढ़ेंगे। नाटक को आप किताब द्वारा अथवा जो भी गूगल से सहायता आती है उसमें विकिपीडिया के थ्रू आप नाटक को पूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में ध्रुव स्वामिनी के नाटक का कहाँ से जिक्र हुआ, उसमें क्या है, उसके कितने अंक हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य, उसकी तात्विक समीक्षा हम ये पूर्ण रूप से करेंगे, जिसमें कि ध्रुव स्वामिनी नाटक को हम कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक। ध्रुव स्वामिनी। यह ध्रुव स्वामिनी बाई कोलिये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध हिंदी नाटक है। यह प्रसाद की अंतिम और श्रेष्ठ नाट्य कृति है। यह नाटक इतिहास की प्राचीनता में वर्तमान काल की समस्या को प्रस्तुत करता है। प्रसाद ने इतिहास को अपनी नाट्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर शाश्वत मानव जीवन का स्वरूप दिखाया है, युग समस्याओं के हल दिए हैं, वर्तमान के धुंधलके में एक ज्योति दी है, राष्ट्रीयता के साथ साथ विश्व प्रेम का संदेश दिया है। रंगमंच की दृष्टि से 3 अंकों का यह नाटक प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक है। इसके पात्रों की संख्या सीमित है। इसके संवाद भी पात्र अनुकूल और लघु हैं। भाषा पात्रों की भाषा के अनुकूल है। ध्रुव स्वामिनी की भाषा में वीरांगना की ओजस्विता है। इस नाटक में अनेक स्थलों पर अर्धवाक्यों की योजना है, जो नाटक में सौंदर्य और गहरे अर्थ की सृष्टि करती है। ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन सन 1933 में हुआ था। ध्रुव स्वामिनी की मूल कथा गुप्तकालीन परिवेश में रची गई है। इसमें गुप्त वंश व शक वंश में विरोधाभास है। अब हम चर्चा करते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक का क्या उद्देश्य है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य। नाटक के माध्यम से लेखक यह संदेश देते हैं कि राष्ट्र का कुशलतापूर्वक संचालन रामगुप्त जैसे कायर नहीं बल्कि चंद्रगुप्त जैसे सबल शासक ही कर सकते हैं। ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से नारी की उन समस्याओं का चित्रण भी किया गया है जिनसे भारतीय समाज प्राचीन काल से लेकर आज तक जूझता रहा है। नारी को अपनी भोग विलास की वस्तु समझना, अपने स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग करना, उसकी हृदय की भावनाओं को कुचलकर उसे विभिन्न बंधनों में बांधना, यहाँ तक कि शादी जैसे पवित्र बंधन के लिए भी उसकी इच्छाओं को अनदेखा कर देना, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो इस नाटक में उठाई गई हैं। नाटक के अंत में लोकतांत्रिक मूल्यों को भी दिखाया गया है, जहाँ जनता स्वयं को अयोग्य शासक को हटाने का निर्णय लेती है। इस नाटक में नारी के पुनर्विवाह की समस्या को भी उठाया गया है। इस नाटक में हमारे प्रमुख पात्र हैं कुछ इस प्रकार। प्रमुख पात्र में जो पुरुष पात्र हैं उनमें हमारे चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, शकराज एवं मिहिरदेव हैं, और स्त्री पात्र में ध्रुव स्वामिनी, कोमा और मंदाकिनी जैसे पात्र हैं।
इसमें ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा इसमें कुल 3 अंकों से इस नाटक को पूरा किया गया है। सबसे पहले जो सम्राट समुद्रगुप्त हैं उनके 2 पुत्र रामगुप्त और चंद्रगुप्त हैं। जो रामगुप्त है वो विलासी और जर्जर है, मतलब कि उसे पूर्ण रूप से उठा हुआ नहीं माना जाता। और जो चंद्रगुप्त है वह होनहार और राजनीति कुशल पुत्र है। रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव स्वामिनी था और उनके मंत्री का नाम शिखर स्वामी था। चंद्रगुप्त में मंदाकिनी आती हैं जो कि उनकी शुभ चिंतक थी। इसी तरह से हमारे दूसरे अंक में शकराज शकराज आते हैं। शकराज का यह संदेश था कि जो रामगुप्त है ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त को दोनों से मुक्ति चाहता है। और उस तरफ जो शकराज की भावी पत्नी थी उसका नाम कोमा था और उनके आचार्य मिहिरदेव थे। तीसरे अंक में शकदुर्ग है जो ध्रुव स्वामिनी से है और रामगुप्त द्वारा यह बताया जाता है कि कोमा और मिहिरदेव का रामगुप्त द्वारा अंत हुआ था। और अंत में ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त की सधर्मिणी और गुप्त साम्राज्य की महादेवी घोषित किया जाता है। जो कि ध्रुव स्वामिनी जो कि रामगुप्त की पत्नी होती है उससे विवाह संबंध तोड़ चंद्रगुप्त से उनका पुनर्विवाह करवाया गया था। इस नाटक को अच्छे से जानने के लिए हमें नाटक को पढ़ना होगा और इस नाटक की तात्विक समीक्षा, जिससे कि हमें ये नाटक में क्या हुआ था वो पूर्ण रूप से सारांश में समझ आ जाएगा। नाट्य कला की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी नाटक की तात्विक समीक्षा अर्थात तत्वों के आधार पर समीक्षा। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न श्री जयशंकर प्रसाद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। उन्होंने भारत के अतीत गौरव को अपने नाटकों का विषय बनाया तथा नाटकों की कथावस्तु प्रायः इतिहास से ग्रहण की, इसलिए वे ऐतिहासिक नाटककार कहे जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी उनकी बहुचर्चित नाट्य कृति है जिसकी कथावस्तु गुप्त वंश के यशस्वी सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त के काल से संबंधित है। आज हम इसी नाटक के तत्वों के आधार पर समीक्षा करेंगे। नाटक के तत्व निम्नलिखित हैं जिसके आधार पर समीक्षा की जाती है। पहला है हमारा कथावस्तु। कथावस्तु में हम शुरू करते हैं। ध्रुव स्वामिनी की कथावस्तु गुप्त वंश के यशस्वी सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त से संबंधित है। यह ऐतिहासिक है। समुद्रगुप्त अपने बड़े बेटे रामगुप्त को लायक नहीं समझते, इसलिए वह चंद्रगुप्त अर्थात छोटे बेटे को भावी राजा घोषित कर देते हैं। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त शिखर स्वामी के साथ षड्यंत्र कर स्वयं राजा बन जाता है। ध्रुव स्वामिनी जो चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता पत्नी थी, रामगुप्त उससे भी विवाह कर लेता है। जब शकराज रामगुप्त को चारों ओर से घेर लेता है तब शकराज संधि में ध्रुव स्वामिनी को मांग लेता है। रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को देने के लिए तैयार हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी इसका विरोध करती है। वह सम्मान की रक्षा के लिए आत्महत्या करना चाहती है। तभी चंद्रगुप्त समय पर उसे बचा लेते हैं। चंद्रगुप्त निर्णय लेता है कि वह ध्रुव स्वामिनी के साथ ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण कर शकराज के शिविर में जाएंगे। वहां जाकर शकराज का वध कर लेंगे। शकराज का वध होने के बाद रामगुप्त अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन ध्रुव स्वामिनी उसका विरोध करती है और पुरोहित से कहती है कि क्या धर्म में यह निर्णय नहीं लिया जा सकता कि जो पति अपनी पत्नी की
भेंट के रूप में किसी को सौंप दे वह पति बनने लायक नहीं रहता। पुरोहित उसका समर्थन करता है तथा सभा बुलाकर रामगुप्त को कायर मान लिया जाता है। ध्रुव स्वामिनी को उससे मुक्त किया जाता है। रामगुप्त चंद्रगुप्त को मारने का प्रयास करता है, परंतु सामंत कुमार रामगुप्त को मार देता है। चंद्रगुप्त को राजा बना दिया जाता है और ध्रुव स्वामिनी का विवाह चंद्रगुप्त से हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी इतिहास और कल्पना का समन्वय कथानक लघु है। कथानक के विकास की सभी अवस्थाएं विद्यमान हैं। इस तरह कथावस्तु नाटक की दृष्टि से उपयुक्त है। दूसरा कथावस्तु के बाद हमारा आता है पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र एवं चरित्र चित्रण में किसी भी नाटक में दो तरह के पात्र होते हैं, मुख्य पात्र और गौण पात्र। ध्रुव स्वामिनी के मुख्य पात्र रामगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी हैं। शकराज, शिखर स्वामी, मंदाकिनी, पुरोहित आदि भी हैं। सभी गौण पात्र हैं जो नाटक की कथा वस्तु आगे बढ़ाने को सहायक है। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त नाटक के नायक व नायिका दोनों का चरित्र साहस भरा है। ये विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कर परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। रामगुप्त खलनायक व कायर पात्र है। शिखर स्वामी कपटी चालाक, कोमा भावुक, शकराज की प्रेमिका है। मंदाकिनी सशक्त पात्र और गौण पात्रों में हिजड़ा, बोना, कुबड़ा हास्य व्यंग के लिए हैं। तीसरा आता है हमारा देशकाल व वातावरण। इस नाटक के प्रमुख तत्व हैं। नाटक का देशकाल ऐतिहासिक है। इतिहास को आधार बनाकर जयशंकर प्रसाद नाटकों की रचना करते थे। वातावरण भी अनुकूल है। गुप्त काल की वेशभूषा, नाम, अस्त्र शस्त्र, रीति रिवाज, खान पान आदि वातावरण को सजीव कर देते हैं। देशकाल वातावरण की दृष्टि से भी नाटक सफल है। संवाद योजना की यदि इसमें बात की जाए, संवाद नाटक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह कथानक को गति प्रदान करता है। सरल, सहज, स्वाभाविक संवादों का प्रयोग नाटककार ने इस नाटक में किया है। संवाद पात्र अनुकूल हैं। स्वगत कथन से पात्रों के मन में अंतर्द्वंद को व्यक्त किया गया है। संवाद पात्रों के चरित्रों को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं। और अंत में इसकी सार्थकता समीक्षा, तात्विक समीक्षा को पूर्ण करते हुए अंत में आती है भाषा शैली। प्रसाद जी ने संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया है। माधुर्य एवं ओज गुण का प्रयोग प्रसाद जी ने किया। भाषा पात्रा अनुकूल प्रयोग की है। मंदाकिनी और कोमा गीत गाकर भाव व्यक्त करती हैं। इसी प्रकार से हमारा नाटक एवं एकांकी की दूसरी इकाई ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक को हमने पूर्ण रूप से सारांश में पढ़ लिया है। पूर्ण रूप से यदि नाटक के साथ इसको पढ़ना है तो गूगल से आप इसकी किताब वगैरह डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। और आज के जितने भी नोट्स हैं इंस्टाग्राम चैनल हिंदी ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर में अपलोड कर दिए गए हैं। आप वहां से जाके नोट्स को देख सकते हैं। और अब अगला जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम DSC 9 की इकाई 2 को पढ़ेंगे। धन्यवाद।